नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी दोस्तों का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं महेंद्र चौधरी हृदय के अंत्य तल से आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की प्रशासनिक सेवा RAS प्री के दृष्टि से, RAS मेंस की दृष्टि से राजस्थान इतिहास विषय के ऊपर आज इस सेशन में अपन बातचीत करेंगे। देखिए, राजस्थान का जो इतिहास है, इसके सिलेबस को मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से इस सिलेबस के ऊपर विश्लेषण कर चुके होंगे। फिर भी जितना मैं समझता हूं उतनी जानकारी आप तक इतिहास के कुछ मोटे मोटे सिलेबस की मैं देता हूं। इतिहास जो सिलेबस है वो पूरा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन कर रखा है, अपन अच्छे से जानते हैं, आपने पढ़ लिया भी है। लेकिन मोटी मोटी जो संक्षिप्त जानकारी मैं आपको बताऊं तो RAS प्री हो चाहे RAS मेंस हो, आपको इतिहास का सबसे ज्यादा जो पोर्शन पूछा जाता है वो है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। और आधुनिक इतिहास से पिछले RAS प्री के अंदर देख लें चाहे RAS मेंस के अंदर देख लें, 27 अक्टूबर 2021 को जो RAS प्री का एग्जाम आयोजित हुआ चाहे मेंस का आयोजित हुआ, दोनों में आधुनिक का बोलबाला रहा था। इसलिए आज के इस सेशन में अपन कुछ प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको किस प्रकार से सोल्व करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उन सारी बातों पर इस सेशन में अपन बातचीत करेंगे। देखो, सबसे पहले तो इतिहास का रोल क्या है। अगर इतिहास के साथ इतिहास का ही एक संबंधित एक पूरक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कला संस्कृति। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति दोनों अटैच है। इतिहास चलेगा तो कल्चर साथ में चलेगा। हालांकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री से हट करके पढ़ना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दूसरे से संबंध रखते हैं। हिस्ट्री के साथ कल्चर का गहरा नाता है। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, प्री और मेंस के अंदर अपना क्या योगदान है, अपना मतलब राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का योगदान क्या है। प्री के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन है, जिनमें से आप मान के चले 17 से 19% जो है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के होंगे। पिछला एग्जाम उठाकर देख ले, उससे पहला 16-18 वाला देख लें, 16 देख लें, 13 देख लें, 13, 16, 18, 21 सब में यही पैटर्न है, 17 से 19। और मेंस में अपना जो योगदान है 75। फर्स्ट पेपर में 75 अंक तक अपना योगदान रहता है, एक आधा ऊपर नीचे हो जाए, मोटा मोटा 75 का क्राइटेरिया अपने राजस्थान से संबंध रखता है। अब क्या है क्या नहीं है वो मैंने ज़्यादा नहीं बता रहा, लेकिन अगर हिस्ट्री के आपसे 8 या 9 प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप ये मान कर चले कि 5 आधुनिक से पूछे जाएंगे। मेंस में अगर बड़ा प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न, 2 मध्यम प्रश्न और 2 जो है बिल्कुल अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक, 3 श्रेणियां होती है प्रश्नों की। 15 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स, 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द। उसमें मान लीजिए 2 15 शब्द के आगे तो 4 नंबर, 2 आपके 50-50 के आगे तो 10 नंबर, और 1-2 बड़े नंबर आगे, 2 10-10 वाले आगे तो 35-40 तक अपना मेंस चला जाएगा। और पिछले मेंस में अपने देखा कि दोनों के दोनों जो प्रश्न थे वो आधुनिक से आए थे। इसलिए आधुनिक इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, मध्यकालीन भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि अपन मध्यकालीन को नजरअंदाज करेंगे, सारा इतिहास महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की बात करें तो आधुनिक। देखो, आधुनिक इतिहास में अपन अच्छे से समझते हैं कि 1857 की क्रांति आधुनिक इतिहास में है क्या? आंदोलन है। आधुनिक इतिहास में आंदोलन है। आंदोलन में 4 टाइप के आंदोलन है। आंदोलन में स्वतंत्रता आंदोलन है। स्वतंत्रता आंदोलन मतलब 1857 की क्रांति है। स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति। किसान आंदोलन है, फार्मर्स मूवमेंट, किसान आंदोलन, पीसेंट मूवमेंट्स, फार्मर्स मूवमेंट, कुछ भी बोल दें। ट्राइब्स मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल आंदोलन। ये 4 टाइप के आंदोलन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आंदोलन के बाद अगर आप अपन बात करें तो फेमस पर्सनालिटीज, राजस्थान की प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, वहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अलावा अगर बात करें तो 18वीं 19वीं सदी और 20वीं सदी तक जो पॉलिटिकल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस है, सामाजिक व राजनीतिक जनजागृति। एक तो सोशल अवेयरनेस यानी सामाजिक जागृति, सामाजिक जनजागृति, और एक पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जनजागृति। ये आपके सिलेबस में है, राजनीतिक जनजागृति। और एक आपका है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण।
राजस्थान का एकीकरण। ये 5 बातें हैं आपके आधुनिक इतिहास में जो अपने को याद रखनी है। आंदोलन, 4 टाइप के आंदोलन, फेमस पर्सनालिटीज, सामाजिक एंड राजनीतिक जनजागृति, पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है हिस्ट्री में। और देखो पिछली बार की अगर मैं बात करूं प्री और मेंस में, प्री के अंदर किसान आंदोलन का प्रश्न था, रमा देवी का प्रश्न अगर आपको याद हो तो रमा देवी का प्रश्न पूछा गया था। फेमस पर्सनालिटी से प्रश्न था, अमरदास बैरागी का प्रश्न था आपको याद हो तो। सामाजिक राजनीतिक जनजागृति में से प्रश्न था, क्योंकि राजनीतिक जनजागृति जब अपन पढ़ेंगे, पॉलिटिकली रूप से अवेयर अपन कैसे हुए, तो उसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका अग्रणी आएगी। और आपको याद हो तो मजरूल सरूर का प्रश्न था और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान था ही था। मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में राजस्थान के एकीकरण पर प्रश्न था कि सिरोही के राजस्थान में विलय पर संक्षिप्त लेख लिखो। अगर मैं मेंस में और बात करूं तो किसान आंदोलन का प्रश्न था, बेंगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक विश्लेषण करो। तो ये सारी बातें जो है आपको आधुनिक से ही सीखने को मिलेगी। आज अपन कुछ एक बातें कर लेते हैं। जैसे आधुनिक में अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण क्या है। आज मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करके मोटी मोटी बातें आपको समझाऊं कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, कैसे लंबे समय तक हिस्ट्री को याद रखा जा सकता है। मेंस में उत्तर लिखते समय हमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट सी ना हो, अपने सामने सारे तथ्य दिमाग में सेव हो, अपने को कितना लिखवा रहा है वो, मैं तो कह रहा हूं 100 नहीं 500 शब्दों का प्रश्न भी डाल दे तो अपने को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इतना हिस्ट्री के बारे में अपने को सोचना है, समझना है। हिस्ट्री रटने से याद नहीं होती, हिस्ट्री को समझना पड़ता है। हिस्ट्री कंसेप्चुअल टॉपिक है, हिस्ट्री को क्रमबद्ध पढ़ोगे तो ही हिस्ट्री याद होगी। और क्रमबद्ध अपने को कैसे पढ़ना है वो सारी बातें अपन इस इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में पढ़ेंगे। जैसे मैं पिछले मेंस के एक प्रश्न से अपन बात करेंगे, इसके ऊपर केवल आज ही का सेशन नहीं और भी अपन बातचीत करते रहेंगे। इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहले क्रांति पढ़ेंगे, किसान आंदोलन, जनजाति, प्रजामंडल, सारे टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन आज के सेशन में मैं मोटा मोटा आपको आइडिया बता रहा हूं कि पिछले मेंस में कैसे प्रश्न थे, क्या थे, वो सारी बातें अपन सोल्व करके देखेंगे। पिछले मेंस के अपन दोनों प्रश्न पहले सोल्व करते हैं, फिर प्री के करते हैं, या आपके हो तो पहले प्री वाले कर लेते हैं फिर मेंस वाले कर लेते हैं। मुझे लगता है कि पहले मेंस वाले कर लेने चाहिए। मेंस का 2 प्रश्न है, उसमें सबसे पहले अपने को देखना है कि क्वेश्चन पूछा गया था सिरोही के राजस्थान में विलय पर, सिरोही के राजस्थान में विलय पर संक्षिप्त लेख लिखो। संक्षिप्त विलय पर संक्षिप्त लेख लिखो, संक्षिप्त लेख लिखो। ये प्रश्न था। 15 वर्ड्स लिखने थे, 50 वर्ड लिखने थे, संक्षिप्त लेख लिखो। आराम से लिखेंगे, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बस कंसेप्ट क्लियर होगा तो। देखो सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण, प्रश्न टॉपिक पता लग गया कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है, एकीकरण। बस आप इतना पता लगा लेना कि कौन से टॉपिक से, बाकी अपने आप लिखवा दूंगा मैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एकीकरण, अब एकीकरण होता क्या है? एकीकरण एक करना। किसको एक करना? राजस्थान को एक करना। राजस्थान क्या था? बिखरा हुआ था राजस्थान? बिल्कुल, उस समय राजस्थान नहीं था। उस समय राजस्थान में टोटल 19 रियासतें थी और इंग्लिश वाले जो है उसे प्रिंसली स्टेट बोल देते हैं। 19 प्रिंसली स्टेट, 3 क्या थे? ठिकाने। इंग्लिश वाले उसे चीफशिप बोल देते हैं। और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नर। इन सब को मिलाकर के अपने को एकीकरण करना था, इन सब को मिलाकर अपने को राजस्थान बनाना था। ठीक है, एकीकरण करेगा कौन? आप और हम करेंगे? नहीं, उस समय देश में एक विभाग बना रखा था, उसका काम ही था एकीकरण करना। उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। 5 जुलाई 1947 को यह रियासती विभाग बनाया था, जिसका मुख्यालय था नई दिल्ली में और उसका अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी मैं 1 लाइन में आपको समझाना चाहूं तो यूं कह दूं कि एकीकरण का ज्यादा से ज्यादा जो भार था वो पटेल साहब के कंधों पर हुआ करता था। अब एकीकरण राजस्थान का होने में मोटी मोटी बातें अपन सबको पता है। 8वीं क्लास में अपन पढ़ना शुरू कर देते हैं कि एकीकरण राजस्थान में कितने चरणों में हुआ था? 7। ये सब मैं भूमिका बनाने के लिए बता रहा हूं। अब अपने को सीधी सीधी बात ये याद रखनी है कि सिरोही के राजस्थान में विलय पर लेख लिखना। इसका मतलब सिरोही कहां चला गया था? बाकी पर किसी पर नहीं पूछा, सिरोही पर ही पूछा है। मेवाड़ पर, उन पर पूछते तो उनकी बात करते सिरोही।
आखिर सिरोही का प्रकरण क्या है, क्रमबद्ध तरीके से अपन आंसर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मोटा मोटा कंसेप्ट यूं क्लियर होना चाहिए कि गुरुजी सिरोही का राजस्थान में विलय पूछा, इसका मतलब सिरोही का वाक्य कहां था। सिरोही ये था, सिरोही को नवंबर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहां पर मिला दिया था, गुजरात में मिला दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में मिला दिया था, सिरोही का विलय गुजरात में कर दिया। अब सिरोही गुजरात में चला गया, कुछ भाग बाद में मई 1948 में मुंबई में भी मिला दिया, लेकिन वो फैक्चुअल डाटा आपको मेंस में लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ वहां पर मुंबई में मिलाया गया था। खैर उन चीजों को छोड़िए, 1947 में गुजरात में मिला दिया गया। अब 1947 में जब गुजरात में मिलाया गया तो राजस्थान के लोगों ने इसका विरोध किया। राजस्थान के लोगों ने कहा कि नहीं, सिरोही तो हमें चाहिए। और राजस्थान के लोगों में अगर नाम बताएं तो राजस्थान में हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 को 10 अप्रैल 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेटर लिखा और लेटर लिखकर कहा कि पटेल साहब, सिरोही राजस्थान का अभिन्न अंग रहा है। सिरोही का मतलब है गोकुल भाई भट्ट और हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान नहीं चला सकते, अतः सिरोही हमें वापस दिलवाया जाए, राजस्थान की जनता का सम्मान किया जाए। ये शास्त्री जी ने खत लिखा, लेकिन पटेल साहब ने इस लेटर को पढ़ लिया और पटेल साहब ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। 10 अप्रैल के इस लेटर की बात है, 10 अप्रैल 1948 को। 10 अप्रैल के बाद जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो 14 अप्रैल 1948 को हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को दोबारा खत लिखा और लिखकर बड़े मार्मिक शब्दों में लिखा कि पटेल साहब, 300 वर्षों से सिरोही हमारा अभिन्न अंग रहा है। भाषा, संस्कृति, सभ्यता, खान पान, वेशभूषा सिरोही की राजस्थान से ही मिलती जुलती है। सिरोही की प्रजा की भी प्रबल इच्छा है कि वो राजस्थान में रहे, अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप राजस्थान की जनता की भावनाओं को अनदेखा नहीं करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सिरोही का विलय राजस्थान में कर दे। 14 अप्रैल को ये लेटर हीरालाल जी ने किसको भेजा था, सरदार पटेल को। पटेल ने लेटर को पढ़ लिया, रिसीव कर लिया, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं दिया। 2 लेटर शास्त्री जी ने भेजे, दोनों का कोई रिप्लाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं दिया। जब नहीं दिया तो 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उदयपुर आए थे। आप कहेंगे नेहरू जी उदयपुर घूमने आए थे? नहीं, 18 अप्रैल 1948 को जब अपन विस्तार से इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब अपने को पता लगेगा कि राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ था, जिसे अपन कहते हैं संयुक्त राजस्थान। उदयपुर का विलय हुआ था, मेवाड़ का विलय हुआ था और उस प्रदेश का उद्घाटन करने के लिए नेहरू जी यहां पर आए। जब नेहरू जी उदयपुर आए तब अपने राजस्थान का एक प्रतिनिधि मंडल, शास्त्री जी जिसमें बलवंत सिंह मेहता भी हुआ करते थे, शोभाराम जी कुमावत हुआ करते थे और भी खूब सारे नेता थे, उनका एक प्रतिनिधि मंडल नेहरू जी से मुलाकात करता और नेहरू जी को कहता है कि नेहरू जी, सिरोही हमारा अभिन्न हिस्सा था, हमने पटेल साहब से बात की, लेकिन पटेल साहब हमारी भावनाओं की अनदेखी कर रहे हैं और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एक बार पटेल साहब से बात करके सिरोही के मसले को सुलझा दें, सिरोही का भाग राजस्थान में मिला दें। नेहरू जी राजस्थान के लोगों से सहमत थे, लेकिन ये जिम्मेदारी नेहरू जी की नहीं थी, इसलिए नेहरू जी ने कोई वादा किए बगैर इतना कह दिया कि ठीक है, मैं आज दिल्ली जाकर पटेल साहब से सिरोही के मसले पर जरूर बात करूंगा और जो भी उनका रवैया होगा उससे मैं आपको अवगत करवा दूंगा। राजस्थान के लोगों ने कहा ठीक है, आप जरूर इस पर बात कीजिएगा। पटेल साहब, नेहरू जी यहाँ से दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली पहुंचकर 18 अप्रैल की रात में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक लेटर लिख देते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक लेटर लिखकर कहते हैं कि आज मैं जब राजस्थान गया तब राजस्थान में की जनता में सबसे ज़्यादा आक्रोश जिस पर्सन को लेकर था वो पर्सन सिरोही का पर्सन था। मैं सिरोही के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। ये बातें नेहरू जी किसको लिख रहे हैं? पटेल, कि मैं सिरोही के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन सिरोही राजस्थान का हिस्सा रहा था, वहाँ की जनता का सिरोही के प्रति मैंने लगाव देखा, अतः आपसे निवेदन है कि आप राजस्थान की जन भावना का सम्मान कीजिए और सिरोही को उचित स्थान पर मिला दीजिए। बाकी एकीकरण का फैसला आपके हाथ में है, जहाँ पर भी द्वंद्व की स्थिति हो जन भावना का सम्मान करना चाहिए। ये लेटर 18 अप्रैल को नेहरू जी ने पटेल साहब को भेजा। इससे पहले 10 अप्रैल को शास्त्री जी ने भेजा, रिप्लाई नहीं आया। 14 अप्रैल को शास्त्री जी ने भेजा, रिप्लाई नहीं आया। 18 अप्रैल को नेहरू जी ने भेजा। 18 अप्रैल को भेजे इस पत्र का रिप्लाई पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 22 अप्रैल 1948 को दिया। 22 अप्रैल 1948 को पटेल साहब ने नेहरू जी को रिप्लाई देते हुए लिखा
कि मैंने सिरोही की जनता से बात कर ली है। सिरोही की जनता गुजरात के साथ खुश है। राजस्थान के लोगों को सिरोही नहीं चाहिए, राजस्थान के लोगों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए। और मैं बिना सिरोही को राजस्थान में मिलाए भी गोकुल भाई भट्ट के आसपास के गांवों को देख करके ये समस्या का निराकरण कर सकता हूं। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने नेहरू जी को लिखी। क्या लिखा कि मैंने वहां के लोगों से बात कर ली है। वहां के लोगों का मतलब सिरोही के लोगों से बात कर ली है, राजस्थान के लोगों से बात कर ली है। सिरोही की जनता गुजरात के साथ खुश है और राजस्थान के लोगों को सिरोही से मतलब नहीं है। उन्होंने गोकुल भाई भट्ट चाहिए। वो गोकुल भाई भट्ट मैं बिना सिरोही को राजस्थान में मिलाए भी उनको दे दूंगा। इसका मतलब सरदार पटेल अपनी बात को सही ढंग से नहीं सुन रहे। अपने लोगों ने केवल कोट किया था कि सिरोही का मतलब है गोकुल भाई भट्ट। इसका मतलब हमें गोकुल भाई भट्ट नहीं चाहिए, हमें सिरोही चाहिए। लेकिन पटेल साहब मूल थे गुजरात के रहने वाले थे। अपने तो अपने होते हैं, जैसा भी है। पटेल साहब सिरोही को गुजरात में रखने के पक्ष में थे। और पटेल साहब जो है इन्होंने 5 जनवरी 1950 के दिन एक आदेश निकाला और आदेश निकाल कर ये कहा कि भाई आबू और जो देलवाड़ा है, आबू और देलवाड़ा उसको छोड़ करके बाकी जो भाग है वो बाकी भाग राजस्थान में मिला दिया जाए। यानी जो आबू और देलवाड़ा, सिरोही का जो क्रीम पोर्शन है, एक तो आबू एक देलवाड़ा, इसको छोड़ा जाए और बाकी जो सिरोही है आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही राजस्थान को दे दिया जाए। ये घोषणा कब हो गई थी? 5 जनवरी 1950। 5 जनवरी 1950 को सरदार पटेल ने ये घोषणा कर दी। आबू देलवाड़ा को कहां रखा जाए? गुजरात में। ये घोषणा पटेल साहब के द्वारा की गई। जैसे ही ये घोषणा हुई, राजस्थान के लोग और ज्यादा नाखुश हो गए। राजस्थान के लोगों ने कहा कि बाकी सिरोही तो ठीक है, लेकिन बिना आबू देलवाड़ा के क्या माता फोड़े क्या? मेन मत जगह तो कौन सी है? धार्मिक स्थली तो देलवाड़ा और पर्यटन स्थली आबू। पटेल साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं? आबू और देलवाड़ा दे क्यों नहीं देते अपने को? आबू देलवाड़ा इसलिए नहीं आ रहा कि आबू देलवाड़ा पर्यटन के बहुत बड़े केंद्र है। और जिस स्थान पर पर्यटन की सुविधा अच्छी होती है, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में, वो देश चंद दिनों में विकास कर जाता है। साक्षात उदाहरण है दुबई को देख लीजिए आप। क्या था दुबई में? क्या था दुबई में? कुछ नहीं था। आज से कुछ वर्षों पूर्व तक रेत उड़ता था, धूड़ा था, डाणियां थी, लेकिन आज विश्व का सबसे डेवलप कंट्री है दुबई। कारण पर्यटन, टूरिस्ट पहली पसंद है दुबई। कहीं पर भी एक दिन का वीकेंड भी होता है, कहां चले? दुबई चले। दुबई पर्यटन के कारण आज इतना विकास कर गया। संयमित, सुरक्षित, विकसित सब कुछ है दुबई में। इसलिए पर्यटन किसी भी राज्य की विकास की मुख्य धारा होता है। पर्यटन आबू और देलवाड़ा होने के कारण यहां पर पटेल साहब इसको गुजरात में रखना चाहते थे। जैसे ये निर्णय हुआ 5 जनवरी 1950 को कि आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही राजस्थान को दिया जाएगा, बलवंत सिंह मेहता के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। बलवंत सिंह मेहता के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और बलवंत सिंह मेहता ने कहा कि हमें इंच सिरोही राजस्थान में चाहिए। पटेल साहब से मिले, सकारात्मक जवाब नहीं आया। नेहरू जी से मिले, नेहरू जी ने कहा कि ये एकीकरण का मामला पटेल साहब के अधीन है। मुझे लगता है कि आबू देलवाड़ा भी राजस्थान में आना चाहिए। मैं और प्रयास करूंगा कि बाकी सिरोही जिस तरह से राजस्थान में मिला है, आबू और देलवाड़ा का विलय भी राजस्थान में करवा दिया जाए। मैं प्रयास करूंगा। इधर बलवंत सिंह मेहता लगातार आंदोलन कर रहे थे, पटेल साहब आंदोलन की अनदेखी कर रहे थे। और फाइनल अपन अच्छे से जानते हैं कि 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का क्या हो जाता है? निधन। जब 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया था, उसके बाद प्रतिनिधिमंडल काफ़ी समय बाद 1951 की बात है, लगभग नवंबर के महीने के आसपास 1951 में राजस्थान के लोग फिर नेहरू जी से मुलाकात करते हैं। नेहरू जी राजस्थान के हित में सोच रहे थे और नेहरू जी ने राजस्थान के लोगों को आश्वस्त किया कि आप चिंता मत करें, देश का संविधान लागू हो गया है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया था। और जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया तो ज़्यादा तो मैं राजनीतिक पॉलिटिकल के बारे में जानकारी नहीं रखता, लेकिन इतनी मुझे ज़रूर जानकारी है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 मेरे पढ़े हुए हैं। उसमें यह कहा गया है कि किसी भी राज्य की सीमा
किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन अगर आपको करना है तो आपको संविधान में संशोधन करना होगा। और नेहरू जी ने कहा कि देखिए, संविधान लागू होने के बाद आबू देलवाड़ा को राजस्थान में इस समय नहीं मिलाया जा सकता और मैं उचित समय देखकर कोई ना कोई संविधान संशोधन करवा करके आपको वादा करता हूं कि आबू और देलवाड़ा का विलय भी कहां करवा दूंगा, राजस्थान। और अपन अच्छे से जानते हैं कि 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था? 7वां संशोधन हुआ। और 7वें संविधान संशोधन के तहत आबू और देलवाड़ा का विलय राजस्थान में करके पूरे सिरोही को बताओ कहां ले लिया गया था? राजस्थान। ये लो भाई, ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो 5 लाइनें लिखने में क्या जोर आ रही है? वापस रिपीट कर देता हूं। सिरोही के राजस्थान में विलय पर संक्षिप्त लेख लिखो। ये प्रश्न था। आपको मोटा मोटा आइडिया याद रखना है कि सिरोही नवंबर 1947 में गुजरात को दे दिया गया था। जैसे ही सिरोही गुजरात को दिया, राजस्थान के लोगों में आक्रोश की भावना थी। 10 अप्रैल 1948 को हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को लेटर लिखा, लेकिन पटेल साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। शास्त्री जी ने दूसरा लेटर 14 अप्रैल 1948 को लिखा, पटेल साहब ने फिर कोई रिप्लाई नहीं किया। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान का एक प्रतिनिधिमंडल उदयपुर में पंडित नेहरू जी से बात करता है। नेहरू जी ने कहा कि मैं दिल्ली जाकर इस मसले पर पटेल साहब को अवगत करवाऊंगा। 18 अप्रैल को दिल्ली पहुंचकर नेहरू जी ने सिरोही के मामले को लेकर पटेल साहब को लेटर लिखा। नेहरू जी के लेटर का रिप्लाई देते हुए 22 अप्रैल को नेहरू जी के पत्र का रिप्लाई देते हुए 22 अप्रैल 1948 को पटेल साहब ने कहा कि मैंने वहां के लोगों से बात कर ली है। सिरोही की जनता गुजरात के साथ खुश है और राजस्थान के लोगों को सिरोही नहीं चाहिए, गोकुल भाई भट्ट चाहिए, और वो मैं बिना सिरोही को राजस्थान में मिलाए भी ये काम कर सकता हूं। और जब ये बात कही तो नेहरू जी क्या ही बोल सकते थे, एकीकरण की जिम्मेदारी पटेल साहब के पास थी। और 5 जनवरी 1950 को पटेल साहब ने यह घोषणा करवा दी कि आबू और देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही राजस्थान में दे दिया जाए। आबू देलवाड़ा जो सिरोही का मेन टूरिस्ट पॉइंट है वो गुजरात में रख दिया जाए। इस निर्णय से राजस्थान के लोग फिर गुस्से में थे और बलवंत सिंह मेहता के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। बलवंत सिंह मेहता ने कहा कि इंच सिरोही हमें चाहिए और आंदोलन शुरू हुआ। पटेल साहब अनदेखी करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को पटेल साहब का निधन हुआ। निधन होने के साल भर बाद एक प्रतिनिधिमंडल फिर नेहरू जी से मिला और नेहरू जी को इस मसले से अवगत करवाया। नेहरू जी ने कहा देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया है, अब राज्य की सीमा में परिवर्तन वगैरह का जो अधिकार है वो संविधान संशोधन से होगा और जब भी मुझे उचित मौका मिलेगा मैं आबू देलवाड़ा राजस्थान में दिलवा दूंगा। और राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में और उस रिपोर्ट के आधार पर संविधान में 7वां संशोधन हुआ और उस 7वें संशोधन के तहत आबू देलवाड़ा का विलय बताओ कहां पर कर दिया गया? राजस्थान। ये पूरी सीरीज अगर आपको याद है कि कब लेटर गया, कब लेटर आया, कब गया, कब नहीं गया, तो सिरोही के विलय पर लेख आप इजीली लिख सकते हैं। अब अगर 5 लाइनों में, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा मैटर हो गया, अपने को वहां सीमित और संक्षिप्त और बहुत अनुशासित और बहुत अच्छी जानकारी लिखनी होती है। इसके लिए क्या करें, मैं बोल रहा हूं आदर्श उत्तर कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे सिरोही एकीकरण के समय सिरोही रियासत के शासक अभय सिंह थे। नवंबर 1947 में सिरोही का विलय गुजरात में किया गया। मई 1948 में सिरोही का कुछ भाग मुंबई रेजिडेंसी के अधीन कर दिया गया। हीरालाल शास्त्री एवं नेहरू जी के प्रयासों से 5 जनवरी 1950 को आबू व देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही को राजस्थान में विलय करने की घोषणा की गई। हालांकि यह घोषणा 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। जब अपन एकीकरण पढ़ते हैं तब आपको बताते हैं कि छठा चरण 26 जनवरी को हुआ, घोषणा 5 जनवरी को हो गई थी। 5 जनवरी 1950 को आबू व देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का विलय राजस्थान में करने की घोषणा हुई। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में नहीं मिलाए जाने से आक्रोशित होकर बलवंत सिंह मेहता के निर्देशन में आंदोलन किया गया। 15 दिसंबर 1950 को पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू जी ने राजस्थान के लोगों को आश्वस्त किया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत नेहरू जी के प्रयासों से या राजस्थान के नेताओं के एक आधा नाम लिख सकते हो, उनके प्रयासों से राजस्थान का अंदर आबू और देलवाड़ा को मिला करके पूरे सिरोही का विलय 1 नवंबर 1956 को कहां कर दिया गया? राजस्थान। ये लो भाई, सीधा सा प्रश्न था कि सिरोही के विलय पर संक्षिप्त लेख लिखो। मुझे लगता है कि अब इस सिरोही पर बड़ा प्रश्न भी आएगा तो आप लिख दोगे। ये था आपका सिरोही का प्रकरण। अब बात कर लेते हैं कुछ प्री के प्रश्नों की। प्री के अंदर क्या बात था?
प्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्री के अंदर सीधा प्रश्न था, एक दो आधुनिक वाले प्रश्न बता देता हूं। जैसे पूछा गया कि मजहरुल सरूर, मजहरुल सरूर, मजहरुल सरूर समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था। आधुनिक वाले की बात कर रहा हूं मैं, केवल अभी मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूं मैं, टॉपिक दर टॉपिक एक एक चीज क्लियर करता हुआ पढ़ाऊंगा, कोई भी डाउट आपका रहेगा ही नहीं। और आप ये चाहेंगे कि बड़े ही बड़े प्रश्न है, छोटे वाले आए ही नहीं, सारे प्रश्न सारे फैक्ट आपकी क्लियर होंगे। बस जिस प्रकार से सिरोही का विलय का कंसेप्ट आप समझ लेंगे, उसी टाइप से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। प्रश्न था मजहरुल सरूर समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ। सीधा सा मजहरुल सरूर, तो आप बताएंगे मजहरुल सरूर नामक समाचार पत्र राजपूताना से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था जो भरतपुर से निकलता था। कहां से निकलता था? भरतपुर से निकलता था। नंबर 2 की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जो, देखो बहुत अच्छा प्रश्न था, इसमें कई लोग गलत करके आए थे। और यहां तक कि जो ऑफिशियल आंसर की जब तक नहीं आई थी तब तक कई लोग अलग अलग साधनों से आंसर की जारी भी कर रहे थे। उसमें भी इस प्रश्न को लेकर के, मैं तो नाम नहीं ले रहा, कि एक राजस्थान के न्यूज चैनल जो है उन्होंने भी इसको लेकर के काफी कुछ बातें बताई थी, लेकिन उसका उत्तर कुछ अलग ही था। प्रश्न क्या था? उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने 1930 के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, 1932 के सेविने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया एवं जेल गई। यानी 1930 के सत्याग्रह एवं 1932 के सेविने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई, एवं बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेते हुए जेल गई। बस यहीं पर गलती हो गई, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन का नाम आते ही अपने दिमाग में एक ही महिला आती, अंजना देवी चौधरी, और उसने ऑप्शन ए के अंदर लिखा अंजना देवी चौधरी। जानबूझकर लिखते हैं ऐसे प्रश्नों में। प्रश्न आया लपा लपी क्या है, ऑप्शन ए में लिखा लापसी, दिमाग हैंग हो जाता वहीं पर, और बोला लापसी में घी डाल रखा, लापसी लपा लप हो रखी। नहीं, उस महिला का नाम ध्यान रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान सबसे पहली बार गिरफ्तार होने वाली महिला अगर पूछता तो अंजना देवी चौधरी होती, नो डाउट। 1924 में गिरफ्तार हो गई थी, 1924 में 500 महिलाओं के साथ बिजोलिया आंदोलन में भाग लेने गई थी और गिरफ्तार हो गई थी। पूरे राजस्थान की समस्त रियासती जनता में भी अगर पहली बार कोई महिला गिरफ्तार हुई थी तो वो महिला अंजना देवी चौधरी थी। लेकिन वो पूछ ही नहीं रहा, वो कह रहा कि आप तो उस महिला का नाम बताओ जो 1930 के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, जेल गई, 32 के आंदोलन में भाग लिया, जेल गई, एवं बिजोलिया आंदोलन में भी भाग लिया और जेल गई। इसका करेक्ट आंसर था कक्षा 9 की किताब के पेज संख्या 26 से उठाया था, उत्तर था रमा देवी। रमा देवी वैद्य गंगसाय के घर पर जन्म हुआ था रमा देवी नाम की एक महिला। 7 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, 11 साल में तो विधवा ही हो गई, और फिर पुनर्विवाह लादू राम जी जोशी के साथ। इन्होंने 1931 में बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था, जेल गई थी। 1930 सत्याग्रह, 1932 सेविने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, जेल गई थी। तो उत्तर हो जाता रमा देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाता रमा देवी। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को अमरदास बैरागी, अमरदास बैरागी, ये इससे पिछले वाले आर्स में था जोरावर सिंह बारट। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद या राजस्थान का अमरदास बैरागी किसको कहते हैं? जोरावर सिंह बारट। ऐसे खूब सारे प्रश्न प्री और मेंस के अपन समय समय पर आपके सामने और लेकर आएंगे। समय की कुछ बाध्यताएं हैं, इसलिए इस सेशन को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए मैं आप सब तुरंत सभी प्यारे भाई बहनों का उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द बेस्ट। सादर वंदे। राम राम।